हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। लिनियर इक्वेशन का पार्ट 1 हो चुका है हम लोगों का। उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड देख चुके हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग को डिस्कस करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ एलिमिनेशन हम लोग को डिस्कस करना है आज के क्लास में। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से जो सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है, अगर वो सॉल्यूशन इंटीग्रल है तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर कोई है, अगर इंटीग्रल वैल्यू आया तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, बट हो सकता है हम लोग का जो सॉल्यूशन है इंटीग्रल नाम हो गए फ्रैक्शनल आ जाए या फिर रूट के अंदर रैशनल आ जाए। ठीक है, उस केस में ग्राफिकल मेथड सही से प्लॉट करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में वैल्यूज को प्लॉट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए और भी मेथड्स दिए गए हैं हम लोग, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं अवेलेबल ठीक करने के लिए। उनमें से दो मेथड जो हम लोग के सिलेबस में है वो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो उसमें से पहला जो मेथड है वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और दूसरा मेथड है वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं पहले, फिर बाद में हम लोग एलिमिनेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, हिंदी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हिंदी से मतलब कुछ नहीं है हम लोग का मतलब है समझने से, हम लोग को समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। ठीक है, क्या अभी मेथड जो है एग्जैक्टली बहुत इजी है, सिंपल है मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है और बहुत इफेक्टिव भी है। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, कुछ तरीका नहीं दिया गया है कि किससे हम लोग को बनाना है, तो हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड सब्स्टिट्यूशन क्या है? इसके लिए हम लोग रैंडमली कोई इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिकली 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, हम लोग लिख लिए ये दो इक्वेशन हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, ये क्या है? ये हम लोगों का लिनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल। ठीक है, ये हम लोग का पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल। पेयर मतलब दो है, जोड़ा, एक जोड़ा इक्वेशन हम लिए हैं, एक पेयर लिए इक्वेशन का। वेरिएबल दो अपने पास में, x और y, इसमें भी x, इसमें भी y, इसमें भी x, इसमें भी y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को? अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को पिक करो, जो भी इच्छा हो। ठीक है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पिक करना है। ठीक है, हम सिस्टमेटिक वे से चलते हैं, नंबर 1 को पिक कर लेते हैं, नंबर 1 को एज्यूम कर लेते हैं। तब यहाँ 2x लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 2x plus 4y is equal to 8. This implies 2x is equal to 8 minus 4y. This implies x is equal to 8 minus 4y upon 2। यहाँ से कॉमन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, अच्छे से कर लो इसको। यहाँ पे 2 ले लेंगे कॉमन, तो 4 माइनस 2y अपॉन 2 होगा, 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू आया x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। ठीक है, तो ये x का वैल्यू है। जैसा इक्वेशन रहेगा उसका हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हम लोग का मोटिव क्या है एग्जैक्टली? अब हम सॉल्व कर लिए, इसको अच्छे से सॉल्व कर लिए। तो हम लोग का मोटिव क्या है यहाँ पे? हम लोग का मोटिव ये है कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पिक कर लेना है और पिक करने के बाद में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर लेना है। ठीक है, पहले क्या करना है? एक इक्वेशन को पिक करना है, उस इक्वेशन को, जो उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, ठीक है, x और y दो वेरिएबल तो रहता ही, जो वेरिएबल है उसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशन 3 हम लोग आया है यहाँ पे, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दो पार्ट में क्या हुआ एग्जैक्टली?
हम लोग इसको किए हैं, करेंगे। मतलब पहला पार्ट क्या था, दोनों में से किसी एक को पिक करना है, दोनों में से किसी एक को पिक करना है और पिक करके एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना है। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया, दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। पहले एक को पिक करना है, दोनों में से किसी एक को, उसके बाद उसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर जो भी एक्सप्रेशन हम लोग को मिलेगा उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया हो तो हम लोग अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ यहाँ लिखो, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो मैं पुट करके देखो क्या मिलता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग 4 माइनस 2y, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये मिला हम लोग। सो दिस इंप्लाइज 4 प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा 7। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू हम लोग को यहाँ से 3 मिल गया। y का वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब y का वैल्यू 3 जब मिल गया हम लोगों को, तो हम लोग अब y का वैल्यू क्या करेंगे, किसी में भी पुट करके x को निकाल लेंगे, या फिर हम लोग को यहाँ मिला हुआ है x का वैल्यू, यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू मिला हुआ है ऑलरेडी 4 माइनस 2y, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो y का वैल्यू। ठीक है, यहाँ लिखो सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 3 in equation 3 we get x is equal to 4 minus 2 into 3, मतलब 4 minus 6 is equal to minus 2। यहाँ से x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आ गया -2, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, तो ये कहलाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये कहलाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कहलाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या क्या किया हम लोग, एक बार रिजॉल्व देख लेते हैं, एक बार फिर से मतलब इसको रिकैप कर लेते हैं। तो पहला दो इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पर हम लोग, दिया रहेगा एग्जाम में, और लिखना नहीं पड़ेगा आप लोग को, दिया रहेगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ दो लिखे हम लोग, लिखने के बाद में एक इक्वेशन को उठाए हम लोग, एक इक्वेशन को पिक किए हम लोग, एक इक्वेशन को पिक करने के बाद में उस इक्वेशन को हम लोग क्या किए, उसकी इक्वेशन में जो एक वेरिएबल था उसको दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख लिए, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख लिए। उसके बाद लिखने के बाद में क्या किए, उसको नाम दे दिए, थर्ड इक्वेशन नाम दे दिए। थर्ड इक्वेशन नाम देने के बाद में उसको हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद में मतलब 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिए और सॉल्व करके हम लोग को अपना वैल्यू मिल गया। ठीक है, इतना ही था, इतना ही स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें, इतना ही स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, और बहुत सिंपल सा तरीका आप लोग को लगा होगा, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, मतलब इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा तो हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा तरीका डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा तरीका है अपना, वो क्या है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को लेकर हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हटाते हैं। ठीक है, इसी मेथड से हम, इसी इक्वेशन से हम लोग उस मैथड को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ दो इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग के पास में है, दो इक्वेशन हम लोग के पास ऑलरेडी है यहाँ पे। अब दो इक्वेशन में हम लोग को लगाना है क्या, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें x और y दो वेरिएबल हम लोग के पास में है, दो वेरिएबल हम लोग के पास में है, उसमें से एक को एलिमिनेट करना है, उसमें से एक को एलिमिनेट करना है, विलोप करना है, विलोपन विधि इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एक को एलिमिनेट करना है, एक को गायब कर देना है। ठीक है, गायब कर देना है। गायब कैसे करेंगे, अब x और y दो वेरिएबल है, अब x और y दो वेरिएबल में से किसी भी एक को गायब कर सकते हैं। ठीक है, बात को समझो, किसी भी एक को गायब कर सकते हैं। ठीक है, हिचक नहीं होना चाहिए मन में कि x को करे कि y को करे, जो इच्छा जो आपको मन करे, जिसको गायब करने का मन करे कर दो, x को करना तो x को कर दो, y को करना तो y को कर दो। बट ध्यान रखना इस बात का कि जिसको भी गायब करना है उसका, उस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वो बराबर होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए।
अब यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 3 है। तो या फिर तो तुम यहाँ पे x को भी 2 कर लो, या फिर तो यहाँ पे y को भी 3 कर लो। हम लोग x को 1 1 कर सकते हैं या फिर 2 2 कर सकते हैं। 1 1 करना होगा डिवाइड करना पड़ेगा, 1 1 करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा और 2 2 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलो हम लोग काम करते हैं, हम लोग y को ही लेके चलते हैं। हम लोग y का ही जो है एग्जैक्टली कोएफिशिएंट इसको इक्वल कर लेते हैं यहाँ पे। तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y के कोएफिशिएंट को, y के कोएफिशिएंट 2 में जो y का कोएफिशिएंट है उससे 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे 1 को, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, ठीक है, समझ में आया। और जो इक्वेशन 2 में जो y का कोएफिशिएंट 3 है उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 वाले y के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ करेंगे 4। समझ में आया, समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 वाले इक्वेशन में 2 वाले y के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 वाले कोएफिशिएंट के लिए 1 वाले y के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन लग रहा है क्या, दिक्कत लग रहा है समझने में, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है। यहाँ जो है 4 उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो 3 है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, देखो 4 3 जा 12 हो जाएगा और यहाँ पे 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वैसे हम लोग x में भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे x में भी कर सकते हैं। हम लोग अगर यहाँ पे इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ही रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इक्वल करना, मतलब इक्वल कर लेना है, हम लोग इक्वल कर लेना है, कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेना है, किसी भी एक कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, हम लोग यहाँ जस्ट को लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 24, ठीक है। फिर 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 28, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग 3, इसको बोलते हैं हम लोग 4, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 हो गया हम लोग का, ये क्वेश्चन 4 हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब ये करने के बाद में, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद में y के कोएफिशिएंट्स के साथ में ये क्वेश्चन का अभी जो कोएफिशिएंट है y का, वो यहाँ भी 12 हो गया और यहाँ भी 12 हो गया, दोनों बराबर हो गया, दोनों इक्वल हो गया। अब हम लोग इसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है, दोनों को प्लस प्लस दिख रहा है यहाँ पे, तो प्लस प्लस जब भी दिखेगा तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अगर साइन अपोजिट होता तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन जब करना है तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ प्लस होता है, यहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 12y माइनस 12y, तो एलिमिनेट हो गया, कट गया, ठीक है। एलिमिनेशन में यही होता है, एलिमिनेशन इसी का होता है। तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 से 4 गया 2, 2x, बड़ा वाला क्या है प्लस पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4, ठीक है, -4। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आया -2, ठीक है, x का वैल्यू कितना आया -2, ठीक है। अब x का वैल्यू -2 आया तो y को निकालो, ठीक है, y को निकालो, किसी भी एक इक्वेशन में y x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। नाउ आई गो फ्रॉम इक्वेशन 1 we have, from equation 1 we have 2 into -2 plus 4y is equal to 8. So this is -4 plus 4y is equal to 8. So 4y is equal to क्या हो जाएगा 12. So y is equal to 12 upon 4 is equal to 3. ठीक है, एम प्राइस लगा देना, इंपॉर्टेंट है, लुक अच्छा आना चाहिए, ठीक है, माइनस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, देखो 4 -4 आया, 4y 8, फिर यहाँ पे 4 को हम लोग इस साइड लेके गए तो क्या हो गया 12 हो गया, 4y इक्वल टू 12, सो y इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू -2 आया और y का वैल्यू 3 आया। यही वैल्यू हम लोग का उस समय भी आया था जब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किए थे, ठीक है। जब इसको सब्स्टिट्यूशन हम लोग सॉल्व किए थे उस समय भी यही वैल्यू आया। बट हम लोग देखे अभी एलिमिनेशन से भी सॉल्व किए और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व किए, एक इक्वेशन हम लोग जो लिए थे उसको, और अल्टीमेटली क्या मिला हम लोग को, दोनों में सेम सोल्यूशन मिला, ठीक है। दोनों का एक ही आंसर मिला हम लोग को जो कि यूनिक था। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेंगे
ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, ठीक है, वो देखो आप लोग, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे इसमें हम लोग, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ पहले वो देखो। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹18, ठीक है। मतलब क्या है इसका, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 इरेजर जो है वो हम लोग खरीद पाते हैं ₹9 में, और 4 पेंसिल और 6 इरेजर हम लोग खरीद पाते हैं ₹18 में, ठीक है। तो यहाँ बोला है एक पेंसिल का और एक इरेजर का कॉस्ट निकालना है हम लोग, ठीक है। तो इक्वेशन पहले फॉर्म कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल बी x, ठीक है। लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल बी x एंड प्राइस ऑफ इरेजर बी y, ठीक है। लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल बी x एंड द प्राइस ऑफ इरेजर बी y। अब इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं आराम से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। एंड क्या 4 पेंसिल्स 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको। दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया, पहला इक्वेशन ये था और दूसरा इक्वेशन ये था, ठीक है। अगेन ये क्या है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन हम लोग को मिलना था इसमें, क्योंकि हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली। तो पेयर ऑफ इक्वेशन हम लोग को मिला। लैंग्वेज प्रॉब्लम है यहाँ पे, लैंग्वेज प्रॉब्लम में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं बच्चे, ठीक है। इसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते बच्चे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ से तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन फॉर्म हो गया तो बन जाएगा आराम से। लेकिन यहाँ से थोड़ा बनाना मुश्किल था इसको, यहाँ से बनाना आसान है। यहाँ से बनाना क्यों मुश्किल था, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो प्रॉब्लम किसमें है, प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं है, प्रॉब्लम किसमें है, प्रॉब्लम इंग्लिश में है। समझ में आया, प्रॉब्लम किसमें है, प्रॉब्लम इंग्लिश में है, प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं है। प्रॉब्लम मैथ्स में होता तो फिर यही नहीं बनता, लेकिन ये तो बन जाएगा आराम से, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। किसी को भी डाउट नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है आंसर। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 क्या करना है, सबसे पहले दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पिक करना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। पहले ये ले दिए। अब इसमें क्या करना था हम लोग, इसके बाद पिक करने के बाद क्या करना था हम लोगों को, इसमें इन्वॉल्व 2 वेरिएबल्स x और y में से एक वेरिएबल के टर्म में दूसरे को एक्सप्रेस कर देना था, ठीक है। जो 2 वेरिएबल इसमें हम लोग को दिख रहा है x और y, इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल के टर्म में दूसरे वेरिएबल को लिखना है, ठीक है। तरीका क्या लिखने का, 2x को अकेला छोड़ दो, इधर 9 - 3y कर दो, ठीक है। 2x को यहाँ अकेला छोड़ दो, उधर 9 - 3y कर दो, फिर यहाँ पे लिखो सिंपलाइज x इज इक्वल टू 9 - 3y अपॉन 2, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गया हम लोगों को किसका, x का, ठीक है। मतलब x के टर्म में y को लिख लिए, x के टर्म में y को लिख लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का वो क्या था, नेक्स्ट स्टेप था ये जो वैल्यू हम लोग को मिला x का, ये जो वैल्यू जो हम लोग क्रिएट किए x के लिए y के टर्म में, तो उसको हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ लिखो पहले 4 × 9 - 3y अपॉन 2, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब क्या आएगा देखो, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2 9 - 3y प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये हो गया 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। इंप्रेस लगा दें यहाँ पे, अब इंप्रेस लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा अभी 18 माइनस 6y प्लस 6y कैंसिल हो गया ना बेटा, तो क्या हो गया 18 इज इक्वल टू 18, ठीक है। 18 इज इक्वल टू 18 आ गया। अब यहाँ तो समस्या हो गया, ठीक है। यहाँ तो बहुत समस्या हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गया हम लोगों को। अब क्या करें, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब तो आगे x और y का वैल्यू निकलेगा कैसे, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। समझ में आएगा अगर आप लोग रिकॉल कीजिएगा पहले पार्ट को,
ठीक है। तो पहले पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, पहले पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, ठीक है, अब उसको रिकॉल करो। तो पहले पार्ट में हम लोग कोएफिशिएंट्स का रिलेशन निकाले थे, ठीक है, इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स का रिलेशन निकाले थे और देखे थे एग्जैक्टली कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कि लाइन पैरेलल है, कि लाइन को इंसिडेंट है, ठीक है। तो उस कंडीशन को रिकॉल करो और यहाँ पे लिखने का कोशिश करो क्या क्या करते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है। तो पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में हम लिखेंगे यहाँ पे a1 क्या है हम लोग का 2 है, b1 क्या है हम लोग का यहाँ पे 3 है और c1 क्या है 9, ठीक है 9। दूसरे क्वेश्चन में देखो a1 कितना है, a2 कितना है 4 है, b2 कितना है 6 है और c2 कितना है 18 है, ठीक है। और इसको वो रिलेशन लिखे हैं यहाँ पे हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 वाला रिलेशन यहाँ पे लिखे हैं हम लोग। तो देखो क्या मिलता है, मतलब यहाँ पे हम लोग को मिलेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2 2/4 डिटेल में लिखते हैं 2/4 इज इक्वल टू 1/2। b1 अपॉन b2 क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, ये मिलेगा 3/6 मतलब अगेन 1/2 और c1/c2 क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे 9/18 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हम लोगों को, साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 वाला कंडीशन अराइज हो गया है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, जब भी इस तरह का सोल्यूशन हम लोग को मिले तो थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, इस फॉर्मेट पे रिकॉल करना पड़ेगा कि हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे, ठीक, कोएफिशिएंट्स का रिलेशन कैसे निकाले थे यहाँ पे। तो यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हम लोग जो उसमें लिखे थे वही सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जब ये दोनों इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों इक्वेशन जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है। और ये दोनों इंडिपेंडेंट भी है, कंसिस्टेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है, कंसिस्टेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है। तो इस क्वेश्चन से आइडिया मिल गया होगा आप लोगों को कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग का जो सोल्यूशन है वो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, कि किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, ठीक है। तो इससे हम लोग आइडिया मिल जाता है कि किस तरह का सोल्यूशन हम लोग को मिलने वाला है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो वहाँ घबराना नहीं है, ठीक है, वहाँ सोचना है, वहाँ घबराना नहीं है, वहाँ सोचना है कि हम लोग का सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का सोल्यूशन क्या होगा, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इस केस में। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। सब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग और यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक किए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, उसी को किए एलिमिनेशन से भी सेम क्वेश्चन को, तो देखिए क्या आंसर हम लोग का सेम आया था दोनों केसेस में। उसके बाद एक क्वेश्चन की हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें हम लोग को समझ में आया कि इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे लगाते हैं, एग्जैक्टली क्या आंसर आएगा, तो कैसे चेक करना होगा, ठीक है, हम लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे बोल रहा है 2 रेल है, ठीक है, 2 रेल का पटरी एग्जैक्टली, दोनों का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना, दोनों का दोनों क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है और पटरी भी तो स्ट्रेट लाइन ही होता है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ बोल रहा है विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, तो क्या दोनों रेल क्रॉस करेगा एक दूसरे को, तो यहाँ क्रॉस करेगा मतलब क्या है, 2 लाइन जब क्रॉस करता है तो सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है हम लोगों का, ठीक, सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। और यूनिक का कंडीशन क्या है हम लोगों का, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन हम लोगों का है, यूनिक का है, ठीक है। तो क्या कुछ ऐसा है यहाँ पर, हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको चेक कर लो कंडीशन को, या फिर पहले सॉल्व कर लो इसको। तो सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम एज्यूम कर लिए, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 दोनों में से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 को भी ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो 1 में वेरिएबल इन्वॉल्व है उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2y + 4, ठीक है, x इज इक्वल टू -2y + 4 हो जाएगा। x है यहाँ पे, हम लोग 2y को इधर लेके जाएंगे, -4 को इधर लेके जाएंगे, तो ये हम लोग आ जाएगा, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3।
इसको हम मान ली इक्वेशन 3 है। अब क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को? हम लोगों को मिलेगा 2 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो इसको, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 4y प्लस 4y प्लस माइनस 4 प्लस 8 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या है? माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या है? माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी समस्या क्रिएट हुआ, यहाँ भी समस्या क्रिएट हुआ, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या? ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कहीं भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पॉसिबल, धरती पे भी पॉसिबल नहीं है, आसमान में भी पॉसिबल नहीं है, कहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो अभी ये तो कंडीशन था यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, ये कंडीशन था यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, अगर ऐसा होता तो यूनिक सॉल्यूशन होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? देखो अब यहाँ पे a1 क्या है? a1 इज इक्वल टू 1, b1 क्या है? 2, c1 क्या है? -4। ठीक है, साथ में देखो a2 इज इक्वल टू 2 और b2 इज इक्वल टू 4, c2 इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब वो रिलेशन का यूज करो, कोएफिशिएंट्स वाला रिलेशन का यूज करो। कोएफिशिएंट्स वाला रिलेशन को यूज करके क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा a1 अपॉन a2, कितना आएगा? 1/2, b1 अपॉन b2, यहाँ क्या आएगा? अगेन 1/2, और यहाँ पे c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ आएगा -4/-12 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब क्या दिख रहा है? क्या समझ में आ रहा है? रिकॉल करो, पहले क्लास को रिकॉल करो, उसमें क्या सीखे थे हम लोग? ठीक है, जब भी ऐसा कुछ आता है सिचुएशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ऐसा कुछ आता है तो उसका मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? कौन सा सिचुएशन होता है वो? तो वो सिचुएशन होता है, ठीक है, जहां पे नो सॉल्यूशन होता है। तो किसका है ये आर्गुमेंट है नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन। यहाँ कोई सॉल्यूशन निकला ही नहीं। ठीक है, यहाँ कोई सॉल्यूशन निकला ही नहीं, जस्टिफिकेशन मिला ही नहीं उन लोगों को यहाँ पे। तो ये कंडीशन यहाँ पे अराइज हुआ, नो सॉल्यूशन वाला। नो सॉल्यूशन वाला मतलब क्या था कि दोनों लाइन अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। ये कंडीशन था नो सॉल्यूशन का। ठीक है, अगर ऐसा आता मतलब ये वाला तो क्या होता? तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे किए, कुछ अंडरस्टैंडिंग लिए हम लोग। ठीक है, कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर कुछ अल्ट्रा सा आंसर आ रहा है, जैसे पिछले वाले में आया था लैंग्वेज प्रॉब्लम में, इसमें आया लैंग्वेज प्रॉब्लम में, तो उस केस में हम लोग को कैसे चेक करना है कि कौन सा सोल्यूशन हम लोग का होगा। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग ये कोएफिशिएंट्स को यूज करके समझ सकते हैं कि क्या आंसर हम लोग का आया है। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं, जो लास्ट का 2 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम जो हम लोग यहाँ किए हैं, वो दोनों एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आने वाले सेशंस में। ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर का बहुत सारा सेशन करेंगे हम लोग, 3-4 सेशन कम से कम करना ही है। 3-4 क्लास क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही होगा केवल, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, थ्योरी के अलावा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा एग्जैक्टली कि कम से कम आप लोग अपने घर में किसी भी रेफरेंस बुक से जो भी आप लोग को अच्छा लगता है, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हैं, उससे क्वेश्चन बनाते रहें, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया। ठीक है, एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक आ गया, डेट्स वगैरह रिलीज हो गए एग्जाम के, तो टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करो। ठीक है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है अभी, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी जरूरी है, लेकिन उसके अलावा पढ़ाई भी जरूरी है। दोनों में एक रिलेशन बनाकर रखो, पढ़ाई में और इंजॉयमेंट में। ठीक है, चलो इसी के साथ में पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो और खुश रहो।